स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एक छोटा सा कंटेंट लिया है मैंने क्लास 11th फिजिक्स से, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो आप लोगों ने ये 9th 10th में पढ़ा ही होगा, बट वो वहाँ पर क्या था, एक ओवरव्यू था। बट यहाँ पर क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक छोटा सा कंटेंट बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही मैं आगे वीडियो बना के डालता रहूँगा किसी न किसी कंटेंट पर। तो आज हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ये जो मैं कराऊंगा आपको, इसमें एक छोटा सा पोर्शन आएगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और जो आपका 11th के एग्ज़ाम के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। जैसे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो पढ़ा तो मैं गति के नियम के अनुप्रयोग, इसको हिंदी में बोला जाए तो सभी लोगों को जानकारी होगी जो अभी 10th पास करके आए हैं या प्रमोट होके आए हैं या जिन्होंने पहले पढ़ लिया है। पहला नियम होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया क्या बोला जाता है दूसरे नाम से? लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नियम कहता क्या है? इस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर वो एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ी है या वो हिल नहीं है या चलती हुई कोई चीज़ है, तो अगर कोई बॉडी अगर स्टेशनरी पोजीशन में है यानी वो स्थिर है, तो वो कब तक स्थिर रहेगी? जब तक कोई इसको हिलाया नहीं जाए या इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर अप्लाइड ना करें। ये नियम कहलाता है हमारा। या कोई वस्तु हमारी चल रही हो, वो जब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए, यानी कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना किया जाए। तो अगर ये नियम अगर आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ए बॉडी ऑलवेज, ठीक है, ट्राई टू बी इन द सेम स्टेट, ठीक है, एज इट was until and unless an external force is applied। तो समझ गए हुए? ये बॉडी ऑलवेज मतलब हमेशा अपनी एक पोजीशन में रहने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई अनटिल यानी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना किया जाए। ठीक है, तो उस बॉडी की ये वर्चू यानी कि ये उस कोई भी जो बॉडी है उसका ये गुण क्या कहलाता है, यानी ये क्वालिटी क्या कहलाती है उसकी, या प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। तो उसको बोल सकते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी is known as inertia of body। ठीक है बच्चों। अब जैसे इसका कोई एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम स्टेशन वगैरह पे उतरते हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन से हमने उतरा तो वो ट्रेन क्या है, गतिमान, यानी कि वो क्या मूविंग पोजीशन में है अभी। तो आपने देखा होगा जो लोग चलती गाड़ी से उतरते हैं वो आगे की तरफ थोड़ा दौड़ते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो गिर जाएंगे।
तो ठीक है, तो वो अगर वो गिरते क्यों हैं, उनको दौड़ना क्यों पड़ता है, ड्यू टू इनर्शिया, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन है ना, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन के अकॉर्डिंग उनको आगे की तरफ दौड़ना पड़ता है, अदरवाइज नहीं दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी ट्रेन क्या हमारी अभी मूवेबल पोजीशन में है, और जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी मूविंग पोजीशन में होगी, तो उस एकदम से स्थिर नहीं करते उस चीज़ को। अगर आप ट्रेन से उतरेंगे तो आपको आगे की तरफ दौड़ना पड़ेगा उसी स्पीड से, अगर आप रुकने की कोशिश करोगे एकदम से तो आप गिर जाओगे। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ड्यू टू रेस्ट भी होता है और ड्यू टू मोशन भी होता है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं इसका बोलूं, एग्जांपल में क्या लिखोगे, जैसे ए मैन नीड्स टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ running train just after deboarding from ट्रेन। ठीक है, समझ गए होगे। और एक आध जैसे मान लो आपने देखा भी होगा, हम जो सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ियों के अंदर, क्यों लगाते हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अगर 180 120 110 तक होती है, तो जैसे कोई ब्रेक लगाए तो हम आगे की ओर ना भागें, और अगर नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट, अगर ब्रेक अचानक से लगे तो हमें क्या होता है, जो पीछे का आदमी वो आगे आ जाता है, यानी फिर चोट लगने का चांसेस रहता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो एक नियम तो हमारा ये था। अब बात करते हैं इसकी सेकंड लॉ की। ठीक है, सेकंड लॉ क्या होता है, चलो सेकंड लॉ पे हम आते हैं। सेकंड लॉ इसका क्या था, ठीक है, अब सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसी ये आपने पढ़ा भी होगा 9th में, ये क्या होता है, ये आपने 9th में पढ़ा भी होगा, क्या होता है, F बराबर ma। वो छोटे विस्तार में था, यहाँ कैसे आया इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक छोटी ये साइकिल है। ठीक है, ये क्या है, एक साइकिल है, ये साइकिल है, ये इसका पैडल है। ठीक है, और एक कहाँ है यहाँ पर, ये कार है। ठीक है, इसका वेट हमने m मान लिया, इसको कैपिटल M मान लिया। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, ये कार है भाई, ये कार है, कार, दोनों ही क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अब मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि मुझे इन दोनों को इतना फोर्स लगाना है कि दोनों की स्पीड समान रहे, तो आप ये बताओ हमें कौन सी गाड़ी पर ज़्यादा फोर्स ज़्यादा तेज़ी से पुश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली किस पे, कार को हमें ज़्यादा तेज़ी से पुश करना पड़ेगा, तभी वो इसकी स्पीड, अगर साइकिल को तुमने हल्के से धक्का दिया तो बहुत तेज़ हो जाएगी वो, कार को धक्का देने से थोड़ी ना तुम उसको स्पीड पकड़ लोगे। तो हमें किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यानी कि कार पे। तो कार का वजन क्या है, इससे क्या पता लगता है कि जितना ज़्यादा फोर्स कब लगाते हैं, जब मास ज़्यादा होगा, यानी फोर्स बढ़ेगा तो मास इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है कि फोर्स प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। ठीक है, फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, मास के। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू M, F प्रोपोर्शनल टू M, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब रही क्या, अब इसमें क्या होता है, अब दूसरी चीज़ देख लो उसकी कि दूसरी चीज़ क्या होगी। अगर अच्छा जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन पे स्पीड डिपेंड कर, जितनी तेज़ से आप खींचोगे तो एक्सेलरेशन भी, जैसे मान लो कोई चीज़ किसी की स्पीड 10 हुई। ठीक है, किसी की स्पीड 10 हुई, तो ये 0 से 0 से आप 20 तक गए, पहले उसकी 10 थी स्पीड, फिर यहाँ 20 थी। ठीक है, तो आपको 10 से लेके 20 तक जाने में 10 सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो तो यानी कि इसमें डेल्टा बी यानी कि जो स्पीड में जो अंतर है, यानी चेंज इन वेलोसिटी,
वो कितना है 20 माइनस का 10, ठीक है। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन वो आपका डेल्टा टी, वो कितना 10 सेकेंड। तो हमने पढ़ा भी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम, किसको बोला जाता है, एक्सेलरेशन को, जो हमने 10th में और 9th में अच्छे से पढ़ा है। यानी कि डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना ए हो गया, ठीक है। तो यानी इससे ज़्यादा हमने क्या करा, यहाँ पर एक्सेलरेटर दिया, यानी कि पैर से फोर्स लगाया तो एक्सेलरेटर बढ़ा, पैर से हमने गाड़ी में फोर्स लगाया, पैर से एक्सेलरेटर पर फोर्स लगाया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी, यानी कि फोर्स ही तो लगाया, यानी कि फोर्स क्या करता है, फोर्स भी क्या है, एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल है, फोर्स है प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स जो है आपके एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये होगी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या देखते हैं, एफ प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एफ, अब जब यहाँ प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक आ जाता है के एम ए। जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं लैब में तो के की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 1, तो यानी कि एफ बराबर एम ए, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब यहाँ हमने 9th में तो यहीं तक पढ़ा है। अब इसकी यूनिट वगैरह CGS पद्धति में है ना, CGS हो गई, SI हो गई, FPS हो गई, ये क्या है, कुछ प्रणालियाँ हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे करते हैं। जैसे हमारा F बराबर एम ए आया, ठीक है, तो एम की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, और ए की कितनी होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब ये किसके बराबर होता है, देखो एफ की यूनिट तो न्यूटन भी होती है ना, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन भी होती है। तो यानी कि ये न्यूटन जो है इसके बराबर है। अगर मैं इसको CGS पद्धति में चेंज करूँ, यानी 1 न्यूटन, कैसे चेंज करेंगे, देखो किलोग्राम को क्या करूँगा मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि किलोग्राम है तो उसको 1000 ग्राम लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में 100 कर दो, उस मीटर तो ये सेंटीमीटर में 100 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकंड स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। तो आपने क्या देखा, 1 न्यूटन जो बराबर हो गया 10 की घात यानी 10 की पावर 5, ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ होती है ये भी तुम्हारी क्या फोर्स की यूनिट है, बट ये कौन सी पद्धति है, प्रणाली है, ये जो CGS पद्धति, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, यानी CGS पद्धति, इससे एक छोटा लेवल, यानी इससे एक छोटी यूनिट में, और ये किस में हमारा, ये SI पद्धति में है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी आपने ध्यान भी दिया होगा 9th क्लास में है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डाइन क्या है, फोर्स की ही यूनिट है, ठीक है। तो अभी तक हमने फोर्स, खाली फोर्स पढ़ा है, बट हम 11th की फिजिक्स में 4 टाइप के फोर्स पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 4 टाइप के। तो जैसे फोर्स में एक तो फोर्स के नाम से ही होगा वो, ठीक है। एक पुश भी क्या है, एक तरीके का फोर्स ही है। एक वेट भी होगा, वो भी एक तरीके का क्या है, फोर्स भी है, क्योंकि वेट हम कभी वेट जो हम बताते हैं वेट हमेशा, क्योंकि हम जनरल नॉलेज में कहते हैं ना 1 किलो का 2 किलो का, अगर वो वेट बोल रहा तो वो गलत बोल रहा, उसको मास बोलना चाहिए। अगर वेट भी कभी बताया तो वो न्यूटन में बताया जाता है, आपको ध्यान हो, यानी यानी पढ़ा होगा W बराबर mg, यानी कि इसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया ना इसमें, तो इसलिए। अब दूसरा आपका हो गया टेंशन। अब टेंशन वाली टेंशन नहीं, टेंशन होता है तनाव, यानी कि रस्सी के में जैसे रस्सी होती है तो खिंचाव, तो वो एक तरीके का क्या है, वो भी फोर्स है। एक हो गया पुल, यानी कि खींचना, तो वो भी तो एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। तो इसी पे एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, वो आप देखेंगे, ठीक है, और समझ में आएगा आपके, तो बताना। तो जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया, कोई हमारी ये ट्रेन का एक डिब्बा है, ठीक है, पीछे लगा वो डिब्बा, फिर ये अगला डिब्बा हो गया ट्रेन का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसको एक इंजन खींच रहा, इंजन इसको खींच रहा, ये गाड़ी का पहिया है, ये पहिया है, ये इंजन के पहिए हैं। इस डिब्बे में 3 पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, ये इंजन है, इसको खींच रहा है इस तरीके से,
धुआं निकल रहा है इसके अंदर, इसको खींच रहा है। तो इसका वेट हमने मान लिया बेटा m1, इसको हमने मान लिया m2। इसमें जो तनाव होगा यानी टेंशन जो होगी वो T1 मान लिया, यहाँ T2 मान लिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो टेंशन होगी खाली इस चीज़ की होगी, यानी कि ये इतना जो ये भी जो डोरी है इसको मान लो कपलिंग बोल दो कि ये जो कपलिंग है खाली इतने वेट को खींचेगी ना। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो कपलिंग है ये पूरी इस दोनों को खींच रहा है, यानी पूरे पैकेट को खींच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स भी काम करोगे क्योंकि इंजन इसको आगे की तरफ खींच रहा है, यानी एक यहाँ पर एक फोर्स भी होगा। यानी कि फोर्स और T2 है तनाव यानी टेंशन, वो दोनों आपस में क्या बराबर होंगे भाई। यही तो है ना, यहीं से तो खींच रहा है इसको और ये इधर से पूरा खींच रहा है, तो जितना फोर्स लगा रहा है उतनी स्पीड से तो खींचेगा ये। तो T2 और F जो होगा हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब स्पीड से चल रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा, यानी ए यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका भी ए, इस वाले डिब्बे का भी ए होगा और इस वाले डिब्बे का भी ए होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर टोटल m की बात करूँ वो कितना हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, और मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो कितना हो गया F अपॉन में m। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने लगा a बराबर F अपॉन में m, m कितना है मेरे पास में, m है मेरे पास में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। तो इसमें जो m1 हो गया, जो m1 में हमें पता ना कि अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था भाई T2 तो हमने सीधा सीधा निकाल दिया कि तनाव हो गया, यानी जो फोर्स इस पर अप्लाइड हो गया। कभी क्वेश्चन में आ गया कि बताओ T1 कितना होगा, यानी कि टेंशन इसमें पहले डिब्बे पर टेंशन कितनी होगी, पहले इस पर रेलगाड़ी के डिब्बे पे। तो इसके लिए यानी m1 जो होगा वो T1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, T1 भी क्या है, एक फोर्स है। अभी मैंने आपको बताया कि टेंशन भी क्या एक तरीके की फोर्स है, यानी ये भी एक तरीके का फोर्स है। तो यानी कि T1 होगा तो कितना होगा m1 इंटू ए, यानी वो इस डिब्बे पे लग रहा है, इस वाले डिब्बे पे लग रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हमें इस डिब्बे पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रेलगाड़ी के पहले डिब्बे पे टेंशन बताइए, यानी एक तरीके से फोर्स पूछ रहा है, वो टेंशन का मतलब कितना उस पर फोर्स लग रहा है, यानी ये कपलिंग है कितना लोड खींच रही है, कितना उस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया m1, और ये आपने अभी ए की वैल्यू कितनी है, ये F m1 प्लस m2, यानी कि यहाँ लिखेंगे F m1 प्लस m2। ये आपका एक टाइप का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो इसी पे रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हमने कैसे करा। ठीक है बच्चों, सेकंड वीडियो में अभी हमने पीछे अभी करा है डेरिवेशन पिछली वीडियो में, तो ये उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कि मान लो हमसे T1 और T2 इसके अंदर पूछ ले कि कितना होगा। ठीक है, ये हमारा 1000 न्यूटन दे रखा फोर्स, ये 100 किलोग्राम के तो डिब्बे हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा F अपॉन में m1 प्लस m2, ये अभी पिछली वीडियो में हमने बताया ही है। ठीक है, और F कितना हमारे पास में 1000 न्यूटन, और m1 और m2 कितना हो गया 200, कितना हो गया 5 बार, यानी एक्सेलरेशन हो गया आपके हाथ में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हो गया। अब हमें निकालना है T1 के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करा था, T1 बराबर अभी T1 के लिए हमें अब हमने फार्मूला ड्राइव किया था क्या m1 इंटू ए। ठीक है, तो T1 बराबर हो गया m1 और ए की वैल्यू अभी कितनी आई 5 आ गई, और m1 कितना आपके पास में m1 है 100, और T1 बराबर कितना हो गया आपके पास में 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन। और T2 क्या होगा, T2 जो होगा वो आपके F के बराबर होगा, और F कितना है यहाँ पर 1000 न्यूटन। तो T2 आपका कितना हो गया 1000 न्यूटन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा सवाल। धन्यवाद।